नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस को हम शुरू कर चुके थे और आज हम उसका लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं, मतलब भाग 6 पर आज हम चर्चा करेंगे। और भाग 6 में जो है आज हम मध्य प्रदेश की लोक कलाएं आज डिस्कस करेंगे। तो मध्य प्रदेश की लोक कलाओं के अंतर्गत हम जो है, दरअसल मैं आपको यही बता दूं, लोक गायन शैलियों पर चर्चा करेंगे, लोक नृत्यों पर चर्चा करेंगे और लोक नाट्यों पर चर्चा करेंगे। और अंततः फिर हम बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ अर्थात एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों की। क्लियर है? तो स्टेप बाय स्टेप और डे बाय डे आपका ये सेशन चल रहा है फाउंडेशन कोर्स में। बहुत जल्दी अगर मैं आज के सेशन को भी इंक्लूड कर दूं तो मात्र 5 सेशन और बचे हैं। इसी के साथ में आपका ये भाषा हिंदी एवं भाषा संस्कृति वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में संभवतः हम इंग्लिश लेकर के आएंगे सेकेंड ईयर की, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा आपका रेफरेंस बहुत जरूरी है, आप थोड़ा सा क्लासेस को शेयर करते रहें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़े रहें, जिससे हमें थोड़ा सा बूस्ट मिलता रहे, कॉन्फिडेंस मिलता रहे क्लासेस लाने का। क्योंकि आप लोगों की संख्या कम होती तो फिर हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार इस क्लास को यहीं होल्ड कर दे, कोई दूसरा जो है सब्जेक्ट स्टार्ट कर ले या फिर किसी और पर मूव कर जाए, है ना। तो थोड़े से आप अपडेट देते रहें अपनी, ताकि क्लासेस कंटिन्यू बनी रहे। थोड़ा शेयर में है ना लगाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं क्लासेस को। आगे बढ़े उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं होती है हर सेशन की तरह, वो भी हम जरा कर लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता है, उनको मैं यही बता दूं, वैसे तो थंबनेल में ही जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम थंबनेल बोलते हैं, इसी में मैंने स्टिकर लगवा रखा है। देखिए यहाँ पर कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स का लगा हुआ है, तो इसमें हिंदी भाषा भी इसमें इंक्लूड है, हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण। तो सेकेंड ईयर का जो फाउंडेशन कोर्स है इसमें चारों पेपर आपके होने वाले हैं, तो चारों पर ही मैं डिटेल क्लासेस लेकर के आऊंगा। सिर्फ एमसीक्यू नहीं, डिटेल क्लासेस आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो पहले हम डिटेल उसके पार्ट पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद में उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे उन पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं में इस चैनल पर सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं, इसके अलावा डिटेल सेशन भी होते हैं। जैसे आपके जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, जैसे मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव या वोकेशनल, ये सारे सब्जेक्ट इस चैनल पर पढ़ाए जाते हैं। चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर से हो, सेकेंड ईयर से हो या थर्ड ईयर से हो, मतलब कि बीए का कंप्लीट कोर्स आपको इसी यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा, कहां पर मिलेगा, तो जिन बच्चों को पता है उनको कोई डाउट रहता ही नहीं है। दरअसल प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाओगे तो आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जहां मैंने 60 से ज्यादा सब्जेक्ट अब तक पढ़ा चुका हूं। ठीक है, कैसे अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको प्लेलिस्ट में जाना ही नहीं आता है, सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो क्लिक कर लेते हैं, इतना बहुत है, पता उनको कि चलाना ही नहीं, अगर ज्यादा यूज नहीं हुआ है तो कंफ्यूजन बनी रहती है कि सर प्लेलिस्ट तो आप बोलते लेकिन मिलेगी कहां ये प्लेलिस्ट। तो मैं आपको उनको भी बता दूं, दरअसल मैंने इसको एक ग्राफ के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, ताकि अगर कभी मैं स्किप भी कर दूं तो पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो इससे समझ जाओगे। देखिए जहां आपकी आज ये क्लास चल रही है, तो क्लास जहां चल रही है उसके जस्ट नीचे देखिए यहाँ पर क्लास का नाम लिखा हुआ है, लोधाजी क्लासेस, ठीक है ना। और साइड में उसका लोगो लगा हुआ है क्लासेस का। तो लोगो पर नहीं बल्कि जो नाम लिखा हुआ है ना, उस नाम पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। जैसे इस पेज पर आओगे तो देखिए यहाँ ऊपर लोधाजी क्लासेस लिखा हुआ है, ये ब्लू टिक का निशान भी आ रहा है, मतलब ट्रस्टेड क्लासेस है ना। और यहां पर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, है ना। तो यहाँ एंड में आपको प्लेलिस्ट बटन देखने को मिलेगा, ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसी प्लेलिस्ट पे यदि आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आप इस डायलॉग बॉक्स पर आ जाओगे, जहां पर पूरे क्रम से देखिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब इसको आप ऊपर स्क्रॉल कर दोगे, ऊपर जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो सारे सब्जेक्ट जितने मैंने पढ़ाए ना, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, सारे लेक्चर 1 बाय 1 करके खुल जाएंगे। और इतना भी करना नहीं आ रहा हो तो फिर आ जाइए मेरे पास व्हाट्सएप पर, वहां पर भी आपको इन सभी की लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञान हिंदी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक नया यूट्यूब चैनल है, जहां पर टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज एकदम निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री, सभी क्लासेस यहां पर फ्री है। अब जाकर के इसको विजिट कर सकते हैं, जो मेरे द्वारा ही रन किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चैनल का नाम ध्यान से सुन लीजिए, प्रज्ञान हिंदी, ठीक है ना। मेरे द्वारा ही उसको रन किया जा रहा है, जहां पर ये जो सब्जेक्ट लिखे हुए पूरे सब्जेक्ट डिटेल में रन किए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। और अभी जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगी वहां पर भी क्लासेस। चलिए, इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स की कुछ नोट्स हैं, जो डिटेल नोट्स जिनको हम बोलते हैं, कंप्लीट नोट्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो कंप्लीट नोट्स फाउंडेशन कोर्स की रेडी है, अगर आप में से कोई भी बच्चा इसको लेना चाहे और डिटेल में पढ़ना चाहे। देखिए यहाँ
पर जैसे मैं सेशन में आप लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन देता हूं हर चैप्टर में, लेकिन नोट्स में आपको हर चैप्टर में जो है 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना, हर चैप्टर के अलग अलग। तो 40 कम से कम 40 क्वेश्चन तो आपको पर पार्ट में पढ़ने हैं, मतलब कि एक पार्ट में जो एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में 400 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग यहां पढ़ लोगे हर पेपर में। 400 क्वेश्चन भी अगर आप पढ़ लेते हो तो फाउंडेशन कोर्स का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। किसी बच्चे ने कमेंट की थी सर फाउंडेशन कोर्स का जो एग्जाम का जो लेवल है बहुत ज्यादा टफ जा रहा है ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, देखिए यार आप ना उस लेवल तक पढ़ ही नहीं पाते हो तो फिर आपको एग्जाम में टफ लगेगा ही। वो टफ जैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि आप उसकी लेवल ही टच नहीं कर पाते हो। थोड़ा पढ़ा तो करे, है ना। तो बीए वाले बच्चों की एक बड़ी शिकायत है कि वो पढ़ते बहुत कम है ना, और एग्जाम के जस्ट टाइम पे ही पढ़ेंगे, उससे पहले नहीं पढ़ते हो। तो थोड़ी सी आदत सुधार लीजिए, थोड़ा टाइम पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो जो सब्जेक्ट मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप डिटेल में पढ़ने का रुचि रखते हो तो आप बिल्कुल नोट्स को ले सकते हो। कैसे मिलेगी इस नोट्स, जो पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, और बाकी सारी जानकारी आपको इसी नंबर पर व्हाट्सअप पर दे दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं अपने सेशन को। आज चूंकि हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की लोक कलाओं की। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी लोक कलाएं हैं, तो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की लोक कलाओं की, तो उसके अंतर्गत हम 3 कलाओं को विशेष रूप से इंक्लूड करते हैं। कौन कौन सी 3 कलाओं को, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोक गायन शैलियों की। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जो लोक गायन शैलियां हैं वो कौन कौन सी है, और उन्हीं से प्रश्न घूम फिराकर उन्हीं से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाता है, और आप लोग हो जाते हो कंफ्यूज। आपको लगता है कि बहुत एडवांस लेवल का प्रश्न पूछ लिया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में रहते हुए अगर आपको मध्य प्रदेश के लोक गायन का नाम पता नहीं है कि कौन कौन से लोक गायन की शैलियां हैं, तो फिर है ना थोड़ी सी शर्मिंदा होने जैसी बात आ जाती है। सेकंड में हम देखेंगे यहाँ पर लोक नृत्य। मध्य प्रदेश के कुछ लोक नृत्य हैं जिनके नाम थोड़े से, है ना, जो आपने भाई एडवांस लेवल वाली बात पहले कभी पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पढ़ोगे तो आपको खुद लगेगा क्लास बहुत एडवांस लेवल पर चल रही है। वो एडवांस नहीं है, आपके सिलेबस के ही टॉपिक है, लेकिन आपने चूंकि पहले कभी पढ़ा नहीं है तो थोड़ा सा आपको एडवांस लगना स्वाभाविक है। पॉइंट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे लोक नाट्य। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से लोक नाट्य है, जिनको शॉर्ट में नाट्य लोक नाटक होते हैं, है ना, तो उनके भी कुछ नाम जानने का प्रयास करेंगे, और उनके थोड़ा सा हम उसका बेसिक भी समझेंगे ताकि उनको आसानी से हम याद रख पाए। और अंततः पॉइंट नंबर 4 में हम अंततः बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की, जो इन तीनों से ही संबंधित प्रश्न उत्तर होंगे। इज इट क्लियर? चलिए तो अब मूव करते हैं अपनी क्लासेस में, और सबसे पहले हम लेंगे लोक गायन शैलियां। लेकिन लोक गायन शैलियां ले उससे पहले मध्य प्रदेश की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिस राज्य में आप लोग रहते हो। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है, या कहें कि एक ऐसा समृद्ध राज्य है जो सांस्कृतिक रूप से पूरी तरह समृद्ध है। अन्य राज्य की तुलना में, मैं किसी की राज्य से के साथ तुलना तो नहीं करूंगा, बट हाँ इतना संभवतः कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश किसी राज्य से सांस्कृतिक दृष्टि से पीछे नहीं है, बहुत ज्यादा समृद्ध राज्य है। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो अलग अलग लोक कलाएं हैं वो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है, प्रतिबिंबित करती है। यह राज्य चूंकि भारत के केंद्र में स्थित है, आप सभी जानते हैं, है ना, हार्ट ऑफ इंडिया है, तो भारत के केंद्र में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो संस्कृतियां हैं उनका संगम स्थल बना हुआ है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में दक्षिण भारत की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है, तो वहीं उत्तर भारत की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। और अपनी मध्य प्रदेश की खुद की संस्कृति तो है ही। तो इस प्रकार से कहा गया है कि मध्य प्रदेश भारत के बीच में स्थित होने के कारण उत्तर और दक्षिण दोनों ही संस्कृतियों का संगम स्थल बन जाता है। मध्य प्रदेश की लोक परंपराएं हो, चाहे साहित्य हो, संगीत हो या लोक कलाएं हो, इनके आधार पर ये मध्य प्रदेश की जितनी भी ये कलाएं हैं, लोक कला है, इन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रशंसा प्राप्त की है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके पॉइंट नंबर 1 पर, जो मैंने आपको बात की थी लोक गायन शैलियों की। दोस्तों यहां पर आपका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जैसे मैंने कहा लोक गायन शैलियां, तो उनमें कौन कौन सी लोक गायन शैलियां हैं उन नाम पर आप फोकस करोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक भी उसका पढ़ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से याद रखा जा सकता है। जैसे कि लोक गायन शैलियों में सबसे पहले हम नाम लेंगे भरथरी लोक गायन शैली। ठीक है, भरथरी। तो दोस्तों दरअसल ये राजा भरथरी की लोक गाथा जो श्रृंगार, नीति और वैराग्य से भरपूर है। क्या लिखा गया देखिए यहां पर, राजा भरथरी की जो लोक गाथा है, लोक गाथा जो श्रृंगार, नीति और वैराग्य से भरपूर है, दरअसल ये
छत्तीसगढ़ में सारंगी या एकतारा संगत में योगी गायन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अब एडवांस लेवल का क्वेश्चन कब बनता है मैं आपको यहां बताता हूं। जब आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की लोक गायन शैली जिसे भरतरी कहा जाता है, उस भरतरी को किस राज्य में तथा किनके द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है, तो यह प्रश्न हो गया एडवांस लेवल का। लेकिन इतने एडवांस लेवल में कभी कभार ही प्रश्न पूछे जाते हैं, अन्यथा आपसे प्रश्न क्या आएगा कि भरतरी मध्य प्रदेश की लोक गायन शैली है, या मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, या मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है। इन्हीं में से आपको चुनना होगा, जो कि बहुत आसान है। बात समझ आई? तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो है नाम, सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उसकी थोड़ी डिटेल भी आपको देते हुए चल रहा हूं, जिससे कि आपका ये टॉपिक और इजी होता चले, स्मूथ होता चले। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों देखिए, भरतरी लोक गायन को यहां पर सूरजबाई जैसे कुछ गायिकाएं हैं जिन्होंने अत्यधिक इसको लोकप्रिय बनाया। आगे बात करते हैं अन्य लोक गायन की, तो उसमें पड़वानी आता है, बांस गीत आता है। जैसे पड़वानी जो है दोस्तों एक विशेष लोक गायन है, जिसे जो है महाभारत पर आधारित ये गायन कहलाता है, जिसमें महाभारत की कथाएं इसमें कही जाती है। इसमें गायन है ना, गायन, अभिनय और संगीत, इनका तीनों का ये समायोजन होता है। दरअसल ये कथा के रूप में प्रस्तुत की जाती है। ये जो है व्यास परंपरा से प्रभावित है, और इसके कुछ कलाकार हैं जो प्रमुख है, जैसे तीजन बाई है ना, राडूमाल, माफ कीजिएगा, झाड़ूराम है ना, देवांगन। तो अब मैं फिर से आपको रिपीट करवा दूं, इतनी गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे आप जो है अभी क्या पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन, जब मैं कभी आपको हिंदी विशिष्ट पढ़ाऊंगा ना, हिंदी साहित्य में जब इनको पढ़ाऊंगा, तो इन सभी का पोस्टमार्टम करने वाले और एकदम पूरे स्टोरी वाइज पढ़ने वाले हिंदी साहित्य में। लेकिन अब चूंकि आप फाउंडेशन कोर्स में पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, और सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है, नाम सुनना है। लेकिन जो मुख्य है वो क्या है, आपके पॉइंट, मेन पॉइंट है, जहां से प्रश्न बनते हैं। डिटेल में इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे पड़वानी, आप इसको याद कैसे रखोगे भाई? इसको याद रखना है आपको कि जो पड़वानी गायन है, यह महाभारत की कथाओं पर आधारित है, दैट्स ऑल। इसमें आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा बांस गीत को देख लीजिए। तो दरअसल दोस्तों ये बांस गीत जो है, ये बाग है ना, ये रंभारी आवाज में गाए जाते हैं, रंभारी आवाज में। इसकी मुख्य पहचान है रंभारी आवाज में। रंभारी आवाज क्या होती है? रंभाना क्या होता है? गाय बैल रंभाते, जी हाँ, उसी प्रकार की जो एक भारी भरकम आवाजें होती है, जो रंभाने टाइप की आवाजों में इस प्रकार की कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है, उसी को रंभारी आवाज कहा जाता है। तो बांस गीत रंभारी आवाज में प्रस्तुत किए जाते हैं। यहां पर कथाकार और रागी मिलकर के भावपूर्ण प्रस्तुतियां प्रस्तुत करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं ढोला मारू। संभवतः आपने नाम सुना होगा। ढोला मारू प्रेम आधारित कथाएं हैं, है ना, जिसे मध्य प्रदेश और विशेष रूप से राजस्थान, दोनों ही राज्यों में इस प्रकार की कथाओं ने ज्यादा लोकप्रियता हासिल की है। लोक गायक धर्मपरायणता से संरक्षित करते आ रहे हैं किसको? ढोला मारू, इस प्रकार के लोक गायन को। इसी प्रकार से निमाड़ी लोकगीत है, जो विशेष रूप से निमाड़ी क्षेत्र में, और निमाड़ी क्षेत्र में भी जो वहां के तीज त्योहार होते हैं, उनमें जो जीवन प्रक्रिया से संबंधित तीज त्योहार होते हैं, जैसे विवाह हुआ, जन्म मृत्यु या कोई त्योहार हुआ, है ना, तो इन पर एक विशेष अवसर पर ये इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं, गायन गाए जाते हैं। इसी प्रकार से कलगी तुर्रा है ना, तो ये कलगी तुर्रा जो है ना, ये विशेष रूप से जो आपने देखा ना, कॉम्पिटिशन चलता है दो दलों के बीच में बैठ करके, जो उसमें गायन के आधार पर जो है एक दूसरे पर बार प्रहार किया जाता है ना। दो अलग अलग समूह होते हैं, दो टीम होती है, आमने सामने बैठती है, और गीत के माध्यम से ही जो है एक दूसरे का प्रत्युत्तर दिया जाता है, उसको कलगी तुर्रा कहा जाता है। क्लियर? चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और, जैसे संत सिंगाजी भजन है या निर्गुणिया गायन शैली है। संत सिंगाजी भजन जो है, ये बहुत पुराने भजन है, 15वीं सदी से चले आ रहे हैं ये, है ना। ये कृषि, ग्रामीण जीवन और आध्यात्मिकता से प्रेरित होते हैं। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं कि जो संत सिंगाजी भजन है, ये कृषि, ग्रामीण जीवन, मतलब है ना, ग्रामीण जीवन से ही संबंधित है विशेष रूप से, और आध्यात्मिकता से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन गायन शैलियों के संबंध को इनके नाम के साथ जोड़ दोगे ना, तो इनको नाम का याद रखना बहुत आसान हो जाता है।
तो ये निमाड़ और मालवा में विशेष रूप से प्रस्तुत किए जाते गाए जाते हैं। और निर्गुणिया भजन गायन शैली की बात करें तो ये निर्गुण संतों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। कुछ जो प्रमुख निर्गुण कवि रहे हैं, है ना, संत रहे हैं, जैसे कबीर, मीरा, है ना, रैदास, ये विशेष निर्गुण संत रहे हैं। तो नाम इनको याद कर लीजिए और इनके साथ ही जो है ये अपने आप याद हो जाएगा निर्गुणिया गायन शैली। ठीक है, तो भक्ति गीतों पर ये आधारित होते हैं और विशेष रूप से निमाड़ में ज्यादा ये लोकप्रिय है। क्लियर। चलिए इसके बाद में अब बात करते हैं इसके सेकंड बिंदु की, जिसमें हम लोक नृत्य की बात करने वाले हैं। भाई कौन कौन से लोक नृत्य हैं, है ना, जो एग्जाम पर आधारित है। लोक नृत्य जो एग्जाम पर, बल्कि एग्जाम आधारित होता है, किन पर, किन ऐसे कौन कौन से लोक नृत्य है जिन पर एग्जाम आधारित होता है। तो मैं वहां पर यहाँ पर आपको वही कंटेंट देने का प्रयास करता हूं जिससे एग्जाम में, है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हो, और वही कंटेंट ले। और यूट्यूब पर आकर के मैं आप लोगों को टाइम पास नहीं करवाता हूँ, तो थोड़ा सा ना अवेयर होकर के कहते कि यार बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, मैंने जैसा अभी कहा था कि बीए वाले बच्चे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पढ़ाई कम करते हैं, पढ़ते कम है ना। एडवांस बहुत होते हैं, स्मार्ट बहुत होते हैं, पढ़ते बहुत कम है। और कम पढ़ने की जो आदत है ना, वो धीरे धीरे करके उनकी एक बड़ी बुराई में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो आपको जीवन भर तकलीफ देती है। अब जैसे मैं यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स आपको लेकर के आया हूँ, तो 90% बीए वाले बच्चे क्या सोचते हैं कि यार फाउंडेशन में एमसीक्यू तो पूछे जाते हैं, तो क्यों इन डिटेल क्लासेस में माथा खपाएं, लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे, उससे से क्वेश्चन आना है। और फिर वही एग्जाम से आने के बाद में बोलते हैं कि सर बहुत एडवांस लेवल का एग्जाम पेपर था, और जब रिजल्ट आता है तो फिर वो वही लटक लटक कर पास होने वाली कहानी हो जाती है ना। तो थोड़ा सा अच्छे से पास होंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो संभवतः नंबर भी आपको लोग अच्छे आएंगे। और आए हैं बच्चों के जो अच्छे से पढ़ते हैं, टाइम दीजिए पढ़ाई को। चलिए, तो मध्य प्रदेश के कुछ लोक नृत्य हैं, जैसे राई नृत्य। तो ये राई नृत्य दोस्तों विशेष रूप से दो क्षेत्रों में ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे बुंदेलखंडी में और बघेलखंडी में, है ना। तो थोड़ा सा एक माइनस से एक डिफरेंस होता है। कौन सा डिफरेंस होता है, जैसे जब हम बात करते हैं राई नृत्य की, जो बुंदेलखंडी में गाया जाता है, किए जाता है, माफ कीजिएगा, तो ये नृत्य बुंदेलखंड अंचल की वीरता और श्रृंगार की परंपरा को दर्शाता है। वीरता और श्रृंगार की परंपरा को दर्शाता है। दरअसल ये जो नृत्य होता है, एक नर्तकी और एक मृदंग वादक के संवादात्मक गायन के माध्यम से ये प्रस्तुत किया जाता है। नर्तकी जो नाचती है और एक मृदंग बजाते हुए गाता है, ठीक है, तो उनके संवाद के माध्यम से ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इसमें चपलता, तीव्र गति और लास्य और उद्दाम, ये भावनाएं जो होती है ये इसमें संकलित की जाती है। और जब ये राय नृत्य बघेलखंड में प्रस्तुत किया जाता है, तो यहाँ पर बघेलखंड में इसकी क्या विशेषता बन जाती है कि इसमें पुरुष स्त्री का रूप लेकर के, वेश बना करके और ये नृत्य करता है। ये नृत्य यहाँ पर बघेलखंड में ढोलक और नंगड़िया पर ये नृत्य किया जाता है। और राई गीत जो है श्रृंगार प्रधान होते हैं। और इसकी गति की बात करें तो बुंदेलखंड की में जो राई नृत्य होता है उससे थोड़ा कम इसमें जो है तीव्रता होती है, गति थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो हम याद कैसे रखोगे, राई नृत्य दो, कौन कौन से, बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड की क्या विशेषता है, ये बुंदेलखंड की वीरता और श्रृंगार को दर्शाती है या उसका प्रतीकात्मक है, जिसमें एक नर्तकी होती है और एक मृदंग वादक होता है। लेकिन जब यही नृत्य बघेलखंड में होता है तो यहां पर स्त्री नहीं होती इसमें, बल्कि सिर्फ पुरुष ही स्त्री का रूप लेकर के नृत्य करता है। क्लियर, बस ये दो पहचान इसकी। इसके बाद में बात करते हैं मटकी नृत्य, जो कि मालवा का एक विशेष नृत्य है, मटकी नृत्य। दरअसल ये नृत्य ऐसा होता है दोस्तों, इसमें पहले सर पे मटकी होती है और एक महिला पहले नृत्य करेगी, फिर उसी नृत्य को एक समूह के द्वारा, एक महिला समूह के द्वारा उस नृत्य को दोहराया जाएगा, ठीक है। इसको आड़ा खड़ा या रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा गणगौर नृत्य, है ना, निमाड़ी क्षेत्र से संबंधित जो बच्चे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं गणगौर नृत्य को। तो गणगौर पर्व पर निमाड़ी जनजीवन पर जैसे रथ सजाने, गीत या नृत्य की परंपरा रही है और पुरुष और महिलाएं इनको सामूहिक रूप से, है ना, प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा कुछ और बात कर ले, जैसे घसिया नृत्य या अन्य नृत्य। तो मैं देखिए अन्य नृत्यों में भी बहुत सारे नृत्य बहुत सारे हैं, वो कब किससे प्रश्न कर लेगा एग्जामिनर कुछ नहीं कह सकते, इसलिए तो बोलता हूं कि डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। घसिया नृत्य की बात करें, जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है सरगुजा नृत्य, है ना। तो यह नृत्य घासी जाति द्वारा विशेष अवसरों पर गाया जाता है। इसमें विशेष भाग जैसे लोहाटी और डफला
है ना, ये बाघ यंत्र होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है और बाघ संघर्ष का दृश्य भी इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्य नृत्यों में कुछ नृत्य हैं जैसे भड़म नृत्य जो भरिया जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और सेरा नृत्य बघेलखंड में है ना, और सेला नृत्य सरगुजा द्वारा, और कर्मा नृत्य यही बधाई नृत्य। तो ये कुछ से कुछ नृत्यों के नाम है, तो इनको भी आप लोग थोड़ा सा याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं लास्ट इसका जो टॉपिक था, टॉपिक नंबर 3, जिसमें लोक नाट्य पर चर्चा करनी थी। मध्य प्रदेश के कौन कौन से लोक नाट्य हैं, तो ऐसे ही 5-6 नाट्य पर चर्चा कर ले, उसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर पर आ जाएंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं नाचा लोक नाट्य की। नाचा, दरअसल दोस्तों ये नाचा जो लोक नाट्य है ये छत्तीसगढ़ में अत्यधिक प्रचलित है। जो छत्तीसगढ़ी बोली में हास्य व्यंग प्रधान लोक नाट्य सामाजिक कृतियों और राजनीतिक विडंबनाओं पर प्रहार करता है। तो छत्तीसगढ़ी ये जो नाट्य है जिसे नाचा कहा जाता है, यह व्यंग प्रधान है, जिस जो हास्यास्पद भी होता है, हास्यात्मक भी होता है और व्यंगात्मक भी होता है, जिसमें या तो समाज में जो कुरीतियां चल रही है उन पर प्रहार किया जाता है या राजनीति की जो विडंबना है उन पर प्रहार किया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा सरलता होती है, जो समझना बहुत आसान होता है। भतरा नाट्य बस्तर क्षेत्र का नाटक है ये, है ना, उड़िया परंपरा से ये प्रभावित है और नाट्य गुरु प्रमुख होता है इसमें, और स्थानीय भतरी बोली में ये प्रस्तुत किया जाता है। जो स्थानीय बोली है जिसको भतरी कहा जाता है उसमें ये नाटक प्रस्तुत किया जाता है। तो ठीक है ना, उड़िया परंपरा है ना, या फिर इसको बस्तर क्षेत्र विशेष रूप से आप याद रखिएगा। अखाड़ा की बात करें तो अखाड़ा जो है ये बुंदेलखंड की पारंपरिक युद्ध कला है ना, बुंदेलखंड की जो पारंपरिक युद्ध कला है उस पर आधारित है और इसमें शारीरिक बल या शस्त्र कौशल दिखाया जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही आप लोग याद रखने का, इसके माध्यम से याद रखिएगा। जो अखाड़ा नाट्य होता है ये युद्ध कला पर आधारित होता है। कौन सी युद्ध कला? बुंदेलखंड की पारंपरिक युद्ध कला। इसमें शारीरिक बल और शस्त्र कौशल विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाता है। वही माच नाट्य तो मालवा क्षेत्र की लगभग 200 वर्ष पुरानी मुक्ताकाशी नाट्य शैली, जिसमें गंभीर कथानक और अभिनय होते हैं। यह संपूर्ण नाटक के रूप में होता है, संपूर्ण नाटक के रूप में होता है, कंप्लीट नाटक होता है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं कुछ अन्य की। तो उसमें स्वांग है, भवाई है और अन्य लोक नाटक भी है, जैसे नौटंकी, कठपुतली, मनसुखा, हिंगोला, है ना, जिंदवा, बघेली, नौटंकी आदि आदि। ये जो पीडीएफ है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब जो है हम इस पर आधारित जो प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, है ना, उन पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ताकि सेशन को आप जो आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा आप रिवाइज भी कर पाए। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं इसके वस्तुनिष्ठ फॉर्मेट में, जैसे एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न लेंगे यहां से कि निमाड़ी अंचल में किस निर्गुण संत के भजन विशेष रूप से लोकप्रिय है। अब प्रश्नों की अगर आप लेवल देखोगे ना तो एडवांस लेवल बोलने वाले बच्चों के भी परखच्चे उड़ जाएंगे। इस लेवल के क्वेश्चन आप पढ़िए, फिर देखते हैं ना एग्जाम में कौन किस प्रकार से आपका पेपर नहीं बन पाता है। पेपर बिल्कुल बनेगा, पढ़िए तो सही आप लोग। तो पहला प्रश्न है निमाड़ी अंचल में किस निर्गुण संत के भजन विशेष रूप से लोकप्रिय है? तुलसीदास, संत सिंगाजी, सूरदास या तुलाराम साहू? बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, संत सिंगाजी के भजन निमाड़ी अंचल में। अभी तो पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था ना। चलिए आगे बात करते हैं संजा गीत। संजा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह समारोह पर, पितृपक्ष पर, होली पर या दीपावली पर? दोस्तों जो संजा गीत गाए जाते हैं वो ऑप्शन बी होगा, पितृपक्ष पर। जब आपकी जो है श्राद्ध स्टार्ट होने वाले होते हैं ना, तो उस समय में ही, या पितृपक्ष जब श्राद्ध स्टार्ट होते हैं तभी संजा गीत चालू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आला गायन किस रस से संबंधित होता है? आला गायन श्रृंगार रस से, शांति रस से, हास्य रस या वीर रस से? तो जो आला गायन है वह वीर रस पर आधारित होते हैं या वीर रस प्रधान होते हैं। चलिए उसी प्रकार से अगला प्रश्न है आपके सामने कि छिपा शिल्प कहां प्रसिद्ध है? उज्जैन, रीवा, सतना या इंदौर में? छिपा शिल्प का सही आंसर होगा उज्जैन। जी हाँ, उज्जैन में ही छिपा शिल्प प्रसिद्ध है और इसी पर आधारित नदी का नाम शिप्रा है ना, प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ।
अगला प्रश्न है, कंघी बनाने का श्रेय किस जनजाति को जाता है? कर्मा, गौड़, सहरिया या बंजारा जनजाति? इसमें सही ऑप्शन होगा बंजारा जनजाति, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामोलिया शिल्प कहां प्रसिद्ध है? सामोलिया शिल्प बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़ या मालवा? तो सामोलिया शिल्प जो है यह बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, तिलंगा शब्द किस अंचल में प्रसिद्ध है? तिलंगा, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड या बघेलखंड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बघेलखंड। थोड़ा स्पीड से बढ़ना जरूरी है क्योंकि फाउंडेशन क्लासेस से आप लोग भाग जाओगे अगर ज्यादा मैंने लेंदी क्लासेस ली तो, डिटेल में ली तो, इसलिए मुझे तो टाइम का भी समय ध्यान यहाँ पर रखना पड़ता है। बहुत शॉर्ट में पढ़ाना पड़ता है या फाउंडेशन क्लासेस, पता है मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि है ना यार, कोई भी टीचर होता है ना, जब उसके सामने टॉपिक होता है तो टॉपिक के हिसाब से जब टीचर पढ़ाता है ना तो पूरे दिल से पढ़ाता है और पूरा टाइम लेकर के पढ़ाता है। लेकिन बीए वाले बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम है ना, 10-15 मिनट का वीडियो देखना पसंद करते हैं, डिटेल क्लासेस देखना पसंद नहीं करते। इसलिए मैं कोशिश तो करता हूँ हमेशा कि कम से कम समय में क्लासेस को ले लो, लेकिन फिर भी ना करते करते क्लासेस टाइम पर पहुंच ही जाती है, लगभग 30 मिनट्स के समथिंग क्लासेस हो ही जाती है। खैर, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो फॉलो करेंगे ही, और जिनको थोड़ा सा चलाना होगा वो तो ठीक चलाएंगे ही, सभी को चलाते आए हैं, चलाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सुरेती क्या है? सुरेती क्या होती है? भित्ति चित्र है, नृत्य है, शैल चित्र है या नाट्य? सुरेती क्या होती है? ये दीवार पर बनने वाला, वॉल पर दीवार पर बनने वाला एक चित्र होता है जिसको भित्ति चित्र कहा जाता है, सुरेती। अगला प्रश्न है, रश्मि रेखा। रश्मि रेखा नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? गजानन माधव, मुक्तिबोध, हरिशंकर प्रसाई या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन या भवानी प्रसाद मिश्र? इसका सही आंसर होगा रश्मि रेखा जो पुस्तक है इसके लेखक है बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, महेश्वर किस नदी के किनारे पर स्थित एक सुंदर शहर है? गंगा, नर्मदा, ताप्ती या माही? है ना, तो कहां पर है? नर्मदा नदी के ना किनारे पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में आयोजित होते हैं भाई? खंडवा, होशंगाबाद, राजगढ़ या इंदौर में? तो सबसे कम मेले कहां पर लगते हैं? होशंगाबाद। कहां पर? होशंगाबाद, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंगोट युद्ध किस त्योहार के बाद खेला जाता है? हिंगोट दीपावली, होली, नवरात्रि या रक्षाबंधन? तो जो हिंगोट युद्ध होता है एक नाटक पर ही आधारित होता है, यह दिवाली पर्व पर खेला जाता है। क्लियर? चलिए आखिर लास्ट स्लाइड और लास्ट के 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी कहां पर स्थित है? उज्जैन, भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर में? मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी जो है उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न है, सेरा नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? सेरा नृत्य निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड या बघेलखंड? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बुंदेलखंड में। लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसूरी पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसूरी पुरस्कार, इसूरी जो पुरस्कार होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? गीत, प्रबंध पर, नाटक और एकांकी पर, कविता पर या लोक भाषा कृति पर? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसूरी पुरस्कार जो है ये लोक भाषा कृति पर आपको ये पुरस्कार प्रस्तुत दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 15 प्रश्न इसके भी डिस्कस किए हैं। तो मध्य प्रदेश की जो लोक कलाएं थी उन पर हमने डिस्कस किया। अगला सेशन होगा मध्य प्रदेश की लोक साहित्य पर, मध्य प्रदेश का लोक साहित्य। तो लोक साहित्य पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और फिर लास्ट में उससे संबंधित प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, हो सकता कल संडे है तो कल क्लासेस ऑफ रहे। कल चूंकि किसी कारणवश थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था, इस कारण से कल क्लासेस नहीं हो पाई थी, थोड़ा ज्यादा लेट हो गए थे। क्लासेस लेने के तैयार तो थे बट बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था, इसलिए क्लासेस को कल होल्ड कर दिया था। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को इस क्लास के लास्ट में बता दूं, अगर आप फाउंडेशन कोर्स की स्पेशल नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें सब कुछ डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, वो संभवतः इतने क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे कि और कुछ पढ़ने की जरूरत रहेगी नहीं आपको। यदि आप ये नोट्स लेते हैं तो इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, संभवतः ना कोई सीरीज, ना कोई क्लास, ना कोई बुक पढ़नी, कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ ये नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स की चारों है ना पार्ट अलग अलग आप सभी को पता है, हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण, बीए सेकंड ईयर के अंतर्गत। सिर्फ अब बीए बार बार मुंह पे जबान पर रट चुका है ना, इसलिए बार बार बीए बोलता हूं, जबकि फाउंडेशन कोर्स तो बीकॉम, बीएससी, बीए है ना, बीएचएससी, बीसीए और बीबीए, इन सभी बच्चों का एक साथ ही फाउंडेशन कोर्स एग्जाम होता है, आगे पीछे भी होता है लेकिन सिलेबस एक ही रहता है, सेम रहता है।
तो सभी सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं वो इस सीरीज को परचेस कर सकते हैं। अमाउंट बहुत माइनर सा अमाउंट है, 149 रुपए ओनली, ठीक है। और अगर आप सेपरेट पुस्तक लेना चाहते हैं, जैसे एक एक पुस्तक लेना चाहें, तो 49 में एक एक पुस्तक को भी आप परचेस कर सकते हैं। कैसे मिलेगी, तो स्क्रीनशॉट लेकर के और ये जो नंबर दिए गए हैं आपको, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर दे दी जाएगी। क्लियर है। और इसके बाद में दोस्तों कुछ बच्चों के मेरे पास में कमेंट भी आई थी, व्हाट्सएप पर मैसेज भी आया था कि सर ऑल सब्जेक्ट की स्पेशल नोट्स कब तक अवेलेबल होगी। तो मैं उन दोस्तों को बता दूं, जो ये वाला ऑफर है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट, जिसमें मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, है ना, फाउंडेशन, सब कुछ पूरा एक पैकेज मिलेगा। तो इस पैकेज के लिए दोस्तों थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट इसलिए करना पड़ेगा कि जैसे जैसे क्लास चलती जाएगी वैसे वैसे आपके सब्जेक्ट कंटिन्यू होते चले जाएंगे, सब्जेक्ट की नोट्स भी अवेलेबल होती चली जाएगी, ठीक है। तो नोट्स कब बनती है, जब पहले क्लासेस पूरी निर्धारित तो होगी, उससे पहले जब नोट्स पहले बनेगी, नोट्स बनने के बाद में उस नोट्स के आधार पर क्लासेस होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे क्लासेस अनाउंस होती जाएगी ना, वैसे वैसे आपको उनके नोट्स भी अवेलेबल होते चले जाएंगे। तो इसलिए थोड़े से अवेयर रहिएगा। मैं बिल्कुल अनाउंसमेंट करूंगा इनका, लेकिन थोड़ा अभी समय लगेगा, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। मैं आपको प्रारंभ में बता चुका हूं कि लेक्चर नंबर 7 में हम मध्य प्रदेश का लोक साहित्य देखने वाले हैं, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर क्लासेस सही भी है, चल भी अच्छे से रही है, पसंद भी आ रही है, हेल्पफुल भी हो रही है, तो फिर, है ना, एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आप बिना लाइक करे आप चले जाते हो चैनल छोड़ करके। वो गलती मत करें, चैनल को लाइक करें, उसके बाद ही आप लोग जो है सेशन को बंद करें, ठीक है। लाइक करने के बाद ही जाएं, क्योंकि उसमें हमें भी आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। जब आप लोग लाइक करते हो तो मैक्सिमम बच्चों तक यूट्यूब खुद ही जो है क्लासेस को शेयर कर देता है। इसके अलावा क्लासेस को शेयर भी करते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि सेकंड और थर्ड ईयर तक कंप्लीट मैं आपके साथ बना रहूं और आपको समय समय पर गाइड करता रहूं और आपको आवश्यक जो सेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।